नमस्कार बच्चों। आज मुद्रा और बैंकिंग, मनी और बैंकिंग के इस ऑनलाइन क्लास में हम जानेंगे कि मुद्रा और चलन में क्या अंतर है। देखिए, मुद्रा के लिए एक शब्द आता है मनी, और चलन यानी कि करेंसी। तो आप जानते हैं करेंसी नोट्स भी होते हैं और करेंसी के सिक्के भी होते हैं। तो करेंसी नोट और सिक्कों को अगर हम मुद्रा नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो करेंसी है वो मुद्रा है, लेकिन जो मुद्रा है, हर मुद्रा करेंसी नहीं हो सकती। दरअसल यही बेसिक अंतर है। तो थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि मुद्रा क्या है। देखिए, मुद्रा के अंतर्गत धात्विक मुद्रा है, पत्र मुद्रा है, साख मुद्रा है, ये सब शामिल हैं। चलन में केवल धातु के सिक्के और पत्र मुद्रा शामिल है। सिक्कों तथा कागजी नोटों को चलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैधानिक दृष्टि से सिक्के तथा नोट ही चलन यानी कि प्रचलन यानी कि सर्कुलेशन में होते हैं। मुद्रा शब्द का अर्थ है चलन से कहीं ज़्यादा व्यापक, क्योंकि मुद्रा में धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा के साथ साथ, ये तो धातु मुद्रा यानी सिक्के, पत्र मुद्रा यानी कि नोट, इनके साथ साथ साख मुद्रा भी शामिल हो जाती है। तो मुद्रा में साख मुद्रा भी शामिल है, जबकि चलन में केवल और केवल धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा ही शामिल होती है। तो इसी को अगर हम पॉइंट वाइज अगर समझने की कोशिश करें, अर्थ मुद्रा के अंतर्गत धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और साख मुद्रा तीनों शामिल हैं। चलन में केवल सिक्के और पत्र मुद्रा यानी कि केवल धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा शामिल है। उत्पत्ति मुद्रा शब्द के उत्पत्ति जो हुई लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई, जो रोम की देवी जूनो के नाम का ही दूसरा नाम है। मोनेटा रोम की देवी जूनो का ही एक दूसरा नाम है। देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा ढालने का काम भी किया जाता था। तो यहाँ से मुद्रा शब्द की उत्पत्ति हुई, मनी शब्द की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में चलन की अगर बात करें तो लैटिन भाषा का एक शब्द है कैरियर। तो ये जो करियर शब्द जो है, इसी से करेंसी शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है चालू या निरंतर चलने वाला। अच्छा, अवधारणा का स्वरूप क्या है? मुद्रा एक विस्तृत अवधारणा है, क्योंकि इसमें चलन मुद्रा भी शामिल होती है। अगर मैं अभी एक सेंटेंस जो बोल रहा था, सभी चलन मुद्रा तो हैं लेकिन सभी मुद्राएं चलन नहीं होती, वही सेंटेंस इन्होंने अवधारणा में मुद्रा में बताया। चलन के अगर हम कॉलम में देखें तो मुद्रा की अपेक्षा चलन एक संकुचित अवधारणा है, क्योंकि इसमें साख मुद्रा शामिल नहीं की जाती। स्वीकृति, साख पत्रों को स्वीकार करने के लिए जनता को बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता, इन्हें स्वीकार करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह तथ्य, यह बात आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम इसे अगर समीकरणों के माध्यम से समझना चाहें मैथमेटिकली, तो हम इस तरह से समझेंगे फार्मूले में कि चलन बराबर धातु मुद्रा प्लस पत्र मुद्रा। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, धातु मुद्रा यानी मेटेलिक मनी और पत्र मुद्रा यानी पेपर मनी। अच्छा, मुद्रा की अगर हम बात करें तो इसमें धातु मुद्रा प्लस पत्र मुद्रा प्लस साख मुद्रा तीनों शामिल हैं। इट मीन्स मनी इज इक्वल टू मेटेलिक मनी प्लस पेपर मनी प्लस क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी क्या है, इसके बारे में आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। मेटेलिक मनी तो सिक्के हो गए, पेपर मनी तो जो नोट हैं आपके समक्ष, आप 10 के, 5 के, 100 के, 200 के और ऐसे ही 500 के और 2000 के नोट यूज़ करते हैं। लेकिन साख मुद्रा क्या होती है, तो उदाहरण से सिर्फ समझा देता हूँ, विवरण बाद में। देखिए, आपने बिल का नाम सुना होगा, विनिमय विपत्र, आपने चेक का नाम सुना होगा, आपने प्रोमिसरी नोट सुने होंगे। दरअसल ये सब क्रेडिट मनी के ही उदाहरण हैं। चलिए वापस आते हैं मुद्रा के कार्यों पर। देखिए, ये कुछ थोड़ा सा धुंधला सा है लेकिन फिर भी पठनीय हो सकता है मेरे ख्याल से। देखिए, मुद्रा के कार्य जो हैं वह प्रमुखतः 4 हैं। और पहला कार्य है, मतलब 4 कैटेगरी हैं, 4 वर्ग हैं मुद्रा के कार्य। वैसे तो मुद्रा बहुत सारे कार्य करती है। यह विनिमय का माध्यम है, तो ये विनिमय को सहायता या विनिमय को फैसिलिटेट करने में सहायता करेगी।
मुद्रा मूल्य का मापक है, यानी कि कोई भी वस्तु या सेवा उसका कितना मूल्य है ये मुद्रा में ही मापा जाता है। स्थगित भुगतान का मान, अगर आज कोई सेवा या वस्तु आपने ली और इसके बदले आज से 10 दिन बाद या 2 महीने बाद या 2 साल बाद आपको भुगतान करना है, तो आप कितना भुगतान करेंगे। भुगतान आज करना था, उसे स्थगित किया 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद कितना देंगे ये तय कैसे होगा, मुद्रा में। और मूल्य का संचय, ये गुण है मुद्रा का, कार्य भी है कि अगर आपके पास कुछ भी है संपत्ति और आप उसे सहेज के रखना चाहते हैं, तो वस्तुओं को सहेज के या संचित करके रखने की अपनी सीमाएं हैं। मुद्रा ये कार्य बड़ा आसानी से करती है। तो ये 4 प्रकार के कार्य हैं, मुद्रा के प्राथमिक कार्य, मुद्रा के सहायक कार्य, मुद्रा के आकस्मिक कार्य और मुद्रा के विविध और अन्य कार्य। ये 4 कैटेगरीज में अभी जो मैंने बताया, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतान का मान तथा मूल्य का संचय, ये सारे कार्य इन 4 कैटेगरीज में हम पढ़ते हैं, 4 कैटेगरीज के माध्यम से हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की। ये बहुत प्रमुख हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इन्हें खूब पूछा जाता है। तो आप इनको समझने के लिए अपना थोड़ा सा मन बनाइए, और मुझे लगता है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप समझने में पूरी तरह से सफल होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रमुख कार्यों में पहला कार्य क्या है। देखिए, एक तो है विनिमय का माध्यम। आप सभी लोग जानते हैं विनिमय का मतलब वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, और मुद्रा अपने विभिन्न कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण काम यही करती है कि वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को यह फैसिलिटेट करती है। मुद्रा समाज के सभी क्रेताओं, विक्रेताओं, उपभोक्ताओं, व्यवसायियों, सेवकों, मालिकों के मध्य एक ऐसी कड़ी है जो प्रत्येक वर्ग को उसका प्रतिफल दिलाने में सहायक होती है। इस प्रकार मुद्रा ने विभिन्न विनिमय कार्यों को अत्यंत सरल और सुविधाजनक बना दिया। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होता है, यानी कि हर व्यक्ति इसे स्वीकार करना चाहता है। कभी आपने महसूस किया, एक नवजात शिशु, बहुत छोटा सा बच्चा, उसके हाथ में आप कभी नोट पकड़ा के देखिए। चलिए, ज़्यादा इस विषय पे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई 5-6 महीने का बच्चा हो, साल भर का बच्चा हो, आप उसके हाथ में नोट पकड़ा के देखिए, वो सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ देता होगा, मोबाइल भी फेंक देता होगा, लेकिन कभी भी नोट को फेंकता नज़र नहीं आएगा। खैर, अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, ये सिर्फ एक उदाहरण, थोड़ा सा गंभीर टॉपिक हो जाता है तो उसको हल्का करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि मुद्रा एक सर्व स्वीकार्य वस्तु है जिसे हर व्यक्ति स्वीकार करता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का एक गुण होता है, जिसके कारण इसे वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत नहीं। मुद्रा का जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो है मूल्य का मापक। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में सर्वमान्य मापक के अभाव में वस्तुओं के विनिमय अनुपात को तय करना बड़ा कठिन था। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम किस वस्तु को किस वस्तु में मापें, ये बड़ा कठिनाई होती थी। तो वस्तु विनिमय अनुपात का मतलब होता था कि एक जोड़ी जूते के बदले हम कपड़े कितने देंगे, ये हमें तय करना बड़ा कठिन था। तो अभी जब हम ये जानते हैं कि हमें अगर वस्तुओं का साइज़ मापना हो तो हम कैसे मापते थे। जैसे हमें अगर कपड़े मापने थे तो हम मीटर में मापते हैं। अगर हमें मान लेते हैं फल और सब्जियां मापनी हैं तो हम उन्हें किलोग्राम में मापते हैं। दूध या और भी इस तरह के लिक्विड हैं, उन्हें हम लीटर में मापते हैं। तो ये तो साइज़ मापना हो गया, लेकिन अगर कीमत मापनी है तो हम कीमत मुद्रा में मापते हैं। ठीक है ना। और मुद्रा में ये जो कीमत आती है, ये जो मुद्रा में इनकी माप आती है, हम उसी को प्राइस या कीमत बोल देते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न मुद्राएं भी प्रचलन में है। भारत में ये रुपया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपने डॉलर सुना होगा, इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं, रूस में रूबल वगैरह चलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में टका चलता है। ऐसे ही अलग अलग देश की अलग अलग मुद्राएं हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मुद्रा का ये जो मूल्य मापन का कार्य है, इसके बिना तो मुद्रा का जो विनिमय का कार्य है वह भी संभव नहीं है। ठीक है, विनिमय संभव ही नहीं है। विनिमय तभी संभव हो पाएगा जब मुद्रा मूल्य मापन का कार्य करती है।
कोई भी क्रेता किसी वस्तु को या सेवा को खरीदने से पहले उसकी कीमत जानना चाहता है। आप किसी दुकान पे जाते हो तो अगर आपको कोई ड्रेस बहुत अच्छी लगती है और वो कहता है कि इसकी कीमत जो है वह 10,000 रुपये है, तो आपको लगता है कि वह वस्तु अच्छी नहीं है क्योंकि उसकी कीमत आवश्यकता या ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है ना। या उस वस्तु की रियल कीमत से उसकी मुद्रा वो ज़्यादा, उसका प्राइस वो ज़्यादा बता रहा है। लेकिन अगर वही वस्तु वह सस्ती बताता है, कोई ड्रेस आप गए देखने के लिए और वो ड्रेस आपको बहुत पसंद नहीं थी, लेकिन उसकी कीमत उसने बताई 500 रुपये, तो आपको लगता है यार 500 में ये बुरी नहीं है। तो आप देखिए, आपकी पसंद नापसंद उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। तो मुद्रा का जो विनिमय का कार्य है वो उसकी मूल्य मापन पर निर्भर करेगा। अगर उसका मूल्य जो है वह सही बताया जाए तो उसका विनिमय आसानी से हो जाता है। अगर मूल्य गलत बता दिया जाए, ज़्यादा बता दिया जाए, तो उसका विनिमय का कार्य भी रुक जाता है। ये बात आप समझ पाए होंगे। तो मुद्रा या सेवा मुद्रा जो है ना, वो किसी वस्तु या सेवा को खरीदने से पहले उसकी कीमत को जानने का मन होता है हर उपभोक्ता का। तो मुद्रा का ये जो कार्य है मूल्यमापन का, ये है वस्तु के विनिमय को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। मुद्रा की सहायता से सामान कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों को भी मापा जा सकता है। तो ये तो मुद्रा के रहे कुछ प्रमुख कार्य, और कुछ मुद्रा के सहायक कार्य हैं, उन्हें भी हम जल्दी से देख लेते हैं। मुद्रा के सहायक यानी कि गौड़ कार्य। प्रमुख दो कार्य तो हो गए विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ठीक है। अब दूसरे जो कार्य इसमें आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? वो आते हैं मुद्रा के सहायक कार्य यानी सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। इसमें क्रय शक्ति का संचय आता है, स्टोर ऑफ वैल्यू और परचेजिंग पावर। किसी भी वस्तु को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपके पास उसकी क्रय शक्ति होनी चाहिए, और हर उस व्यक्ति के पास उतनी ही ज़्यादा क्रय शक्ति है जितनी कि उसके पास मुद्राएं हैं। वस्तुएं लंबे समय तक आप संचित करके नहीं रख सकते, लेकिन मुद्रा को आप अधिक समय तक संचित करके रख सकते हैं। मनुष्य अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर मुद्रा के रूप में आय प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात अपने आय के एक भाग को वर्तमान में खर्च करते हैं और शेष भाग को भविष्य में मुद्रा के रूप में बचा लेते हैं, ताकि वे उन्हें जब चाहें तब उस मुद्रा को खर्च कर सकें किसी दूसरी वस्तु को क्रय करने में। तो इस तरह से जो बची हुई मुद्रा है वह दरअसल उसके पास क्रय शक्ति के रूप में रखी हुई है। उस बची हुई मुद्रा से आप पेन, पेंसिल, कॉपी, खाना, फिल्म के टिकट, रेलवे का टिकट, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो दरअसल मुद्रा का एक दूसरा कार्य क्या है? क्रय शक्ति का संचय करना, ठीक है। जो धन आप कमाते हैं उसका एक हिस्सा तो आज आप खर्च करते हैं, वह भी आप उन वस्तुओं को खरीदने में ही खर्च करते हैं, लेकिन जो बचा के रखते हैं वो भविष्य में खर्च करने के लिए बचा के रखते हैं। तो ये आपकी संचित क्रय शक्ति के रूप में होती है। तो क्रय शक्ति का संचय ये एक सहायक कार्य हो गया पहला। दूसरा है भावी भुगतान का प्रमाप। आज आपने कोई वस्तु खरीदी या कोई सेवा ली, तो आप भविष्य में उस व्यक्ति को बदले में कुछ भुगतान करेंगे ना, तो कितना भुगतान करेंगे ये कैसे तय होगा? मान लिया आप किसी कोचिंग सेंटर में गए, वहाँ पे उन सर ने आपको या मैम ने आपको पढ़ाया और उन्होंने आपसे कहा कि ठीक है आपको पर मंथ इतनी फ़ीस देनी होगी। आपने कहा कि सर हम फ़ीस मंथली नहीं दे सकेंगे, हमारे पापा किसान हैं और हम पेमेंट जो है फसल कटने पर दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हर महीने की इतनी फ़ीस होती है हमारी, और फसल आपकी अगर 6 महीने बाद कटती है तो आप 6 महीने बाद हमें इतना भुगतान कर दीजिएगा। तो इतना मीन्स व्हाट? वो कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे उस मनी की कि इतने रुपए, भारत में आप इतने रुपए पे करोगे, है ना। तो भविष्य में यानी कि 6 महीने बाद आप उस सर्विस जो आप ट्यूशन के रूप में सर से या मैम से प्राप्त कर रहे हैं, आप उन्हें भविष्य में कितना देंगे, यह मुद्रा ही तय करती है। तो भावी भुगतान का आधार भी बनती है मुद्रा, और वह कैसे बनती है जरा सा पढ़ लें। आधुनिक आर्थिक ढांचा साख पर आधारित है। साख मुद्रा के रूप में दी जाती है। ऋण देते समय ब्याज दर और भुगतान की किस्तें मुद्रा में ही तय की जाती हैं, जिससे ऋणी को यह ज्ञात रहता है कि उसे कब कितनी रकम चुकानी है। इस प्रकार आजकल ऋणों का लेन देन भी मुद्रा के रूप में ही होता है। ये बात संभवतः आप समझ गए होंगे। वस्तुओं में यह गुण नहीं होता। अगर आज आप कोई गाय किसी को दे दें और भविष्य में आप चाहें कि वो व्यक्ति आपको वही गाय लौटा दे, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो गाय लौटाने के लिए नहीं बचेगी। लेकिन हाँ, नोट ज़रूर आपके पास बचे रहेंगे अगर वो रखे हुए हैं तो आप शायद ये समझ गए होंगे कि भावी भुगतान का
जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, वह भी है मुद्रा। तो ये दो हो गए इसके। और जो तीसरा एक प्रमुख कार्य है सहायक कार्यों में, वह है मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा में तरलता का गुण होता है। चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि साख मुद्रा द्वारा कितनी ही बड़ी राशि को आप आसानी से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर अपनी भूमि, मकान, दुकान आदि संपत्ति बेच ले और दूसरी जगह जो उसे हाथ में धन, संपत्ति, मकान को बेच के पैसा मिले, उसके सहायता पे कहीं अन्य जगह जाकर के आसानी से नई संपत्ति खरीद सकता है। तो मुद्रा के 4 गुणों को अगर याद रखना है तो बहुत बेहतरीन एक कार्य किया है किसी विद्वान ने, एक दोहा लिखा है। मुद्रा के हैं कार्य 4, माध्यम, मापक, स्तर, भंडार। तो माध्यम यानी कि विनिमय का माध्यम, मापक यानी मूल्य का मापक, स्तर, भंडार। स्तर का मतलब यहाँ पर है ये जो अभी आपने पढ़ा ऊपर, स्टैंडर्ड, ठीक है। माध्यम, मापक, स्तर और भंडार। स्तर का मतलब यहाँ पर हो गया संचय से है, ये संचय होना चाहिए। नहीं नहीं, माफ़ कीजिए, भंडार संचय हो गया। और संचय के अलावा जो एक दूसरा गुण था इसमें, वह है ये वाला, ये भावी भुगतान का प्रमाप, ठीक है। भावी भुगतान का प्रमाप। तो भावी भुगतान का प्रमाप यानी कि क्या, इसको जरा सा देखिए। मुद्रा के हैं कार्य 4, माध्यम यानी कि विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, और भंडार यानी संचय। स्तर का मतलब क्रय शक्ति आप में कितनी है, उसके आधार पे आपका स्तर तय होगा, ठीक है। यदि इनसे काम न सरे, यदि यदि इनसे कार्य नहीं होता है तो हस्तांतरण को आगे धरे। हस्तांतरण को यानी कि इसमें जो ट्रांसफ़र का गुण है वह भी शामिल है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। फिलहाल ये सिर्फ आपको थोड़ा सा याद कराने में मदद करेगा, लेकिन प्रमुख आपने अभी तक जो पढ़ा वो है प्राथमिक कार्य, विनिमय का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का मापक यानी कि मेजर ऑफ वैल्यू, मुद्रा के सहायक कार्यों में क्रय शक्ति का संचय, भावी भुगतान का प्रमाप, क्रय शक्ति का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू और परचेजिंग पावर, भावी भुगतान का प्रमाप, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और तीसरा है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तो ये आपने मुद्रा के प्राथमिक और सहायक कार्य पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही।